अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 10। हमने 10 वन शॉट लेक्चर्स अब कंप्लीट कर लिए हैं। पूरी क्लास 9 की केमिस्ट्री हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये वन शॉट लेक्चर आप लोग के लिए इसलिए निकाला है ताकि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। भले आपने पूरे साल ना पढ़ा हो, कोई मसला नहीं। हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और साथ में एग्जाम की तैयारी करने के लिए इसलिए तो हमने वन शॉट लेक्चर निकाला है ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ला सके और टॉप मार सकें। तो ध्यान से आपने सुनना है ये लेक्चर और दिल लगा के पढ़ना है आपने, और आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। सो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। Number 10, which is about the acid, bases and salt. As the name indicates, आपके पास यहाँ पे 3 पोर्शंस होंगे चैप्टर के। पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी हैव अ बेसिस एंड देन वी हैव अ सॉल्ट्स। कि हमारे पास ये तीनों केमिकल्स हैं, हर की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सब अपनी अपनी क्वालिटीज होंगी, सबके अपने अपने यूजेस हों। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। We often used acid and bases in all areas of our life. हम अपने इर्द गिर्द अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा एसिड और बेसिस इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? विनीगर, सिरका। विनीगर एक एसिड है। एस्पायरिन, एस्पायरिन वो जो हम मेडिसिन खाते हैं डिस्परिन के, जिसे हम डिस्परिन बोलते हैं, वो मिसप्रोनाउंस नेम है, जो उसका केमिकल नेम है वो एस्पायरिन है। लेमन जूस वो एसिड होता है आपके पास। कोला ड्रिंक्स होती हैं, उसमें एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। देन यू हैव एप्पल, उसमें आपके पास सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो, उसमें भी आपके पास एसिड होता है। टॉयलेट क्लीनर, यानी जो आपके पास डिटर्जेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं। सब्सटेंस कंटेनिंग बेस, उस आगे वे सब्सटेंस होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ड्रेन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर का मतलब है कि वो जो हम आपने ट्यूब्स वगैरह को साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स या जैसे हार्पिक वगैरह है, उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें ना, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपके पास जब कोई प्रोडक्ट आती है आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखा करें, वहाँ सारे आपको केमिकल्स मिलेंगे, एसिड मिलेंगे, बेस मिलेंगे, सॉल्ट्स मिलेंगे। एंटाक्सिक टेबलेट, बेकिंग पाउडर, ये जो हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं अपने कुकिंग पर्पसेस के लिए, बेकिंग सोडा यूज करते हैं जब हम बेकरी के आइटम्स बना रहे होते हैं, तो वो सारे का सारा बेस है। यानी ये आपने आपको एसिड की एग्जांपल्स दी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उन्होंने आपको बेस की एग्जांपल्स दी जो हम यूज करते हैं। यू ईट एंड ड्रिंक सर्टेन एसिड एंड बेस एंड योर बॉडी प्रोड्यूस देम। हम क्या करते हैं, मोस्टली कुछ किस्म के एसिड और बेसिस को खाते पीते भी हैं और हमारी बॉडी भी उन्हें प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारी बॉडी में फ्रॉम एसिड इन डाइजेशन टू एसिड रेन, द वर्ड एसिड अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इन अ न्यूज एंड एडवर्टाइजमेंट। आपने अक्सर सुना होगा, हम कहते हैं कि हमारे स्टमक में एसिडिटी हो गई है, या जब आपका दिल घबरा रहा हो या आपने कुछ अनहेल्दी खा लिया हो तो आपके स्टमक में क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। आपने ये वर्ड सुना होगा, या इवन एडवर्टाइजमेंट्स में भी वो कहते हैं कि अपनी अगर किसी अपने गैविसन सिरप है वो स्टमक की एसिडिटी को कम करता है। सो वो बेसिकली वहाँ पे वो जो एसिडिटी क्या होते हैं कि हमारे जो बॉडी के अंदर एसिड्स होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो जब हम फूड कुछ इस तरह से खा लेते हैं तो वो एसिड भी अनबैलेंस हो जाता है,
एसिड जब अनबैलेंस होता है तो वो हमारे स्टमक में हम कह लें कि एसिडिटी हो जाना। एसिड रेन का क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जब रेन होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर आता है, तो वो केमिकल्स और वाटर आपस में कंबाइन करके एसिड बना देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही, हवा के अंदर ही। और जब वो जो एसिड रेन है हमारे नीचे प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स पे, और हमारे पास आपके पास क्रॉप्स पे आती है, तो वो उन्हें डैमेज कर देती है क्योंकि एसिड बहुत हाईली क्रूसिव होता है। दिस चैप्टर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विच सब्सटेंसेस आर एसिड एंड विच आर बेसिस। ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा, ये बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस आपके पास एसिड है और कौन सा बेस है। हाउ दे आर क्लासिफाइड, आप उन्हें किस तरह से क्लासिफाई करोगे। हम एसिड एंड बेसिस की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट, एसिड और बेस अगर दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। व्हाई डू वी यूज लेमन जूस ऑन फिश, हम फिश के साथ लेमन जूस क्यों यूज करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस चैप्टर में आप एसिड्स एंड बेसिस की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। दिस विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड दीज इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड। तो ये आपको जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कंपाउंड्स की, एसिड एंड बेस, उसको हेल्प करने में हेल्प करेगा। What do you mean by the pH of a solution like acid rain? pH क्या है, हम pH के बारे में पढ़ेंगे। pH अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दूँ तो जो pH है वो एसिड और बेस बताती है। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी है सामने और मैं आपको कहूँगी एसिड और बेस में से, अब जाहिर बात है आप ना तो उसको टेस्ट करोगे, ना ही आप उसे स्मेल करोगे, ना ही आप उसे टच करोगे। आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपके सामने है वो एसिड बेस है। हम उसकी pH को टेस्ट करें, उसकी जो pH लेवल है वो आपको बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। इस तरह से आपका करेंगे। एसिड्स आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर इन द फूड इंडस्ट्री। एसिड्स को आप फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और साथ फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हो। द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। एसिड एंड बेस आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचाना जाना। तो एसिड और बेस है वो अपनी मखसूस करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, मखसूस खुसूसियात, यूनिकनेस की वजह से पहचान, यानी जो एक में है और वो दूसरे में नहीं है, वो किसी में भी नहीं है, उसकी वजह से वो पहचाना जाता है। ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है और फिर हम एसिड और बेस को डिफाइन कर रहे होते। सबसे पहले अगर हम टेस्ट की बात करें, जायके की बात करें, तो एसिड का खट्टा है, जैसे लेमन जूस है, विनीगर है, ये सारे का सारा आपका एसिड हो, इनमें एसिड होते हैं। देन आपके पास बेस है जो कि बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो यानी आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर खाएं ना, आप अपनी जबान पर रखें तो वो कड़वा लगेगा। इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस, बेसिकली ये लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं आपको, जैसे मैंने कहा ना कि ये एसिड सोर होता है, बेस बिटर होता है, ठीक। अब मैं आपको दूं कि ये एसिड है, आप क्या करोगे, आप उनको टेस्ट तो नहीं करोगे ना, आप उनको टेस्ट तो नहीं करोगे, या आप पहले जबान पे तो नहीं रखोगे, आप एसिड को अपनी जबान पे रखें, आपकी जबान जल जाए। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। आप उसका ड्रॉप अपने हाथ पे रखें, आप अगर उसका ड्रॉप अपने हाथ के ऊपर रखेंगे तो वो ड्रॉप रुकेगा नहीं आपके हाथ पे, वो आपके हाथ के अंदर सुराख कर देगा। यानी आप ड्रॉप डालेंगे वो आपके हाथ को चीरता हुआ नीचे जाएगा। एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप, हम क्या, अब जारी बात है हम उसको टेस्ट तो नहीं करेंगे, हमारे पास एक थिन स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की, बहुत थिन सी इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं। चलिए मैं आपको ना इसका इमेज निकाल के दिखाती हूँ। आई हैव एन इमेज ऑफ अ लिटमस पेपर। ये आपके पास एक थिन स्ट्रिप है पेपर की, बिल्कुल थिन सी। ये पहले ब्लू है, लेकिन जो आप एसिड में जाएंगी वो रेड हो जाएगी। तो जो ब्लू लिटमस अगर आपके पास एसिड में जाएगी तो वो रेड हो जाएगी। इसी तरह वो जो थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर है जो कि ऑलरेडी रेड है, अगर वो बेस में जाएगी तो वो ब्लू हो जाएगी। इतनी सी स्ट्रिप होती है, हम बस उसको एसिड या बेस में थोड़ी सी डाल के देखेंगे। अगर वो रेड हो जाएगी, पहले ब्लू है, अगर तो ब्लू है और वो रेड में कन्वर्ट हो रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड है।
और अगर हमारे पास पहले रेड थी और वो ब्लू में जा रही है, और वो ब्लू में जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो बेस। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर आप ब्लू लिटमस लोगे और आप एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि उस ब्लू लिटमस को अगर आप बेस में डालोगे, यही ब्लू लिटमस अगर आपके पास कोई इफेक्ट ना दे तो वो क्या है? वो बेस है। और अगर यही रेड लिटमस कोई इफेक्ट ना दे तो वो एसिड है। ये बात याद रखिएगा। दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू होते हैं और रेड होते हैं। ब्लू का मतलब ब्लू लिटमस अगर आप एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस अगर आप बेस में डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस अगर आप एसिड में डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, और अगर आप बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। अफेक्ट ऑन स्किन, जैसे मैंने पहले बताया, वो क्रोसिव होता है। क्रोसिव का मतलब होता है बहुत हार्ड होता है, चीर फाड़ देने वाला होता है आपके पास। दोनों का क्रोसिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दोनों की एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे, और देन फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देखोगे कि पास होती है या नहीं होती। देन आपके पास नेक्स्ट चीज आती है। अब हम एसिड और बेस को डिटेल से पढ़ रहे हैं। हमारे पास अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि अब हमें ये तो पता लग गया, हम डेली यूज में डेली बेस पे यूज भी करते हैं, हम देखते भी हैं कि हमारे पास एसिड है, ये बेस है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब हर साइंटिस्ट ने उसको अपने अपने तरीके से क्या किया है, डिफाइन करने की कोशिश की है कुछ, क्योंकि केमिकल बेस पे तो हम आप उसे डिफाइन करोगे ना, केमिकल बेस पे तो आप उसे डिफाइन करोगे ना। तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट तरह से एसिड एंड बेस को डिफाइन किया। जो सबसे ओल्डेस्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है अर्हीनियस। हमारे पास अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। इन 1887 a Swedish chemist Svante Arrhenius proposed the first successful theory of acid and base। 1887 में जो स्वीडिश केमिस्ट था स्वेंटे अर्हीनियस, उसने फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी दी थी अबाउट एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, an acid is a substance that ionized in water to produce H positive ion, and base is a substance that ionized in water to produce OH negative। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, एसिड और बेस हम डेली बेस पे यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया, हमें प्रॉपर्टी से भी ये दूसरे से अलग अलग लग रहे हैं। हम डिफाइन तो कर केमिकल वे पे हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, या हम कह लो कि केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। हर साइंटिस्ट ने उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया था। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि अर्हीनियस ने भी एसिड एंड बेस को बताया था। उसने कहा था, क्योंकि मैंने क्या बात की कि हमने प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम देख लेते हैं ना, नॉर्मली हम उसको बात कर लेते हैं। तो वो जो अर्हीनियस ने कहा था कि अगर आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो आपको H पॉजिटिव आयन देगा, और अगर आप बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास जो प्रोड्यूस होगी दैट इज OH नेगेटिव आयंस देगा। ये बात अर्हीनियस ने की थी, यही बात अर्हीनियस ने की थी। उसने कहा था कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप उसे वाटर में डालोगे तो H पॉजिटिव अगर वो देगा दैट इज द एसिड, अगर वो OH नेगेटिव देगा तो वो बेस होगा। ये एक तरह की पहचान थी, केमिकली आइडेंटिफिकेशन थी कि एसिड एंड बेस किस तरह से होते हैं। सो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में आयोनाइज्ड होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस है जो आपके पास वाटर में आयोनाइज होते हैं और आज पॉजिटिव आयन बनाते हैं। एंड बेसिस सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। सो वी हैव एन HCl, आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनेगा। सिमिलरली आपके पास NaOH है और वो H2O वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बताएगा ये एसिड है या बेस है। अब मुझे आप बताएं
ये एसिड है या बेस है? ये इस कंपाउंड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, हमारे पास H पॉजिटिव बना और NO3 बना। ये एसिड है या बेस है? ऑफ कोर्स कि ये एसिड है। ये हमारे पास फर्स्ट वन एसिड है। सेकंड वन बताएं मुझे, इज इट द सेकंड वन एसिड और अ बेस? इज द सेकंड वन एसिड और अ बेस? ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है कि हमारे पास H पॉजिटिव है, तो ये आपके पास एसिड होगा। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड वन के बारे में मुझे बताएं कि ये एसिड है या बेस है? के पास बेस है। आपको कैसे पता लगा? हमने अर्कीनियस का कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर OH नेगेटिव दे रहा है तो वो बेस होगा। मुझे लास्ट वन फोर्थ वन के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि वो आपको OH नेगेटिव दे रहा। ये हमारे पास एक छोटी सी पहचान होगी एसिड और बेसिस की। केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया कि अगर आप एसिड को डालोगे वाटर में तो वो H पॉजिटिव आएगा, कि अगर वाटर में H पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि एसिड है, अगर OH नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कि बेस है। यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ नेम बताए हैं एसिड्स के और साथ उनकी यूजेस भी बताए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है। द फर्स्ट वन इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl। ये मेटल की क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। वो आपके लिए आते स्प्रे, आपको कहा जाता है कि अगर आपने व्हीकल साफ करनी है, आपने कहना है कि अगर आपने व्हीकल साफ करनी है या जो मेटल्स के बर्तन वगैरह होते हैं साफ करने के लिए आपके पास डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप उसमें देखेंगे वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, ब्रिक एंड रिमूविंग स्केल फ्रॉम द बॉयलर्स। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को देते हैं। फर्टिलाइजर जैसे सब्सटेंस होते हैं जो हम प्लांट्स को देते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ को इन्हांस कर सके। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है धमाका खेज मवाद, ये जो पटाखे वगैरह होते हैं, पटाखों से लेकर बड़े बड़े आपके पास जितने भी आते हैं, हमारे पास बड़े बड़े जितने भी एक्सप्लोसिव्स आते हैं वो सारे के सारे आपके पास नाइट्रिक एसिड में आते हैं। देन वी हैव अ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी आपके पास एसिड है। ये बहुत सारे केमिकल की ड्रग्स में आपके पास मेडिसिन भी आती हैं, आपके पास डाइज होते हैं। देन यू हैव आप डाइज का मतलब है जो कलर कंपाउंड्स होते हैं, पेंट्स होते हैं आपके पास, एंड सेकेंडली आपके पास एक्सप्लोसिव्स होते हैं। सेकेंडली आपके पास फास्फोरिक एसिड है। सिमिलरली जो फास्फोरिक एसिड है वो आपकी फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, एंड एसिडुलेंट ऑफ फूड, और फूड के अंदर जो एसिडिक पार्ट है उसके लिए यूज होता है। सेकेंडली उन्होंने आपको कुछ बेसिस के बारे में बताया है। द फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट यू हैव NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मेजर काम है वो सोप के बारे में है। आपके पास सोप मेकिंग है, आपके पास कोई भी आप किसी भी कंपनी का सोप ले लें या फेस वॉश ले लें, वो आपको क्या कहेगा, उसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी या ड्रेन क्लीनर्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये आपको लिक्विड सोप के लिए और शेविंग क्रीम्स के लिए आपको हेल्प करते हैं। शेविंग क्रीम्स या हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं वो सारे के सारे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग मोर्टार। ये जो मोर्टार है ये हम सीमेंट की एक फॉर्म को कहते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। प्लास्टर्स और सीमेंट ये तीनों चीजें आती हैं जो हमारे पास हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए कोई चीज बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम चूने का पत्थर कहते हैं। देन वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब है एसिड के खिलाफ और लग्जेक्टिव। जब हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक तरह से काम ना कर रहा हो, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम ना कर रहा हो, जिसे हम कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम लग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आपके पास ये जो लग्जेटिव में जैसे सब कहते हैं कि सौंफ यूज कर लो, डिफरेंट तरह के लग्जेटिव यूज कर लो, उसमें बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो क्या करता है, वो हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। जो भी आपके पास सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं या जो भी आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है कि हमारे स्टमक के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर अनडाइजेस्टिव फूड्स रह जाता है।
उसको एम्प्टी कर देता है आपके पास लग्जेटिव, उस लग्जेटिव में आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक साइंटिस्ट था अर्हीनियस जिसने ये बात बताई, लेकिन अर्हीनियस आपको क्या कहता है? अर्हीनियस का जब हम अर्हीनियस की बेस पे एसिड या बेस को स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने उसको वाटर के अंदर ही डिसॉल्व कर दिया। लेकिन हम उसका वाटर के बाहर भी तो देखें ना, तो ये आती है अर्हीनियस की लिमिटेशन। ये आती है अर्हीनियस की लिमिटेशन। क्यों? द अर्हीनियस थ्योरी हैज इट्स लिमिटेशन। अर्हीनियस की भी अपनी लिमिटेशन का मतलब होता है कुछ नुक्स थे। दिस अप्लाइज टू द एक्वस सोल्यूशन। ये तभी आएगा जब आपके पास एक्वस सोल्यूशन है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द कंपाउंड्स लाइक CO2, SO2 आर एसिड। अब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड है, लेकिन जब हम इसे वाटर में डालेंगे ये तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं करेंगे। NH3 भी तो हमारे पास बेस है, तो हमारे पास NH3 तो आपके पास कोई हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये भी तो आपके पास बेस है। कि हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिड है, लेकिन ये अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट पे पूरा नहीं उतरता। इसी तरह जो हमारे पास अमोनिया है वो हमारे पास बेस है, और ये भी अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट पे पूरा नहीं उतरता। ये ना ही हमें OH नेगेटिव आयन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये एसिड और बेसिस है। तो इसका मतलब कि हमें तो कुछ और चाहिए कि हम अपने एसिड और बेस को डिफाइन कर सकें। इन 1923 में J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉवरी 1923 में J.M. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉवरी independently proposed another theory to overcome the shortcomings of Arrhenius theory। इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, जिसमें उन्होंने शॉर्ट कमीज यानी खामियों की बात की थी अर्हीनियस थ्योरी की। दिस थ्योरी इज नॉन एज अ ब्रॉन्स-लॉवरी थ्योरी। इस थ्योरी को हम ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड क्या है? प्रोटॉन देता है, और बेस क्या है? वो प्रोटॉन को लेता है। जैसे कि ये मेरे पास एक एसिड है, ये क्या करेगा? अपना एक प्रोटॉन दे देगा। प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव कहते हैं, और जिसको ये देगा यानी ये वाटर का मॉलिक्यूल है या हमारे पास वाटर है, तो ये उसमें से ले लेगा और हम ये आयन बना देगा। तो ये आपके पास एसिड होगा जो कि प्रोटॉन दे रहा होगा, और ये आपके पास बेस होगा जो कि प्रोटॉन ले रहा होगा। So acid is a proton donor and base is a proton acceptor। ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई। पहले ये पढ़ लेते फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आ जाएगा। Where does OH negative come from when ionizing base is ammonia? And Arrhenius theory is not sufficient to answer this question। कि अमोनिया के केस के अंदर, जैसे मैंने बताया कि अमोनिया के केस में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आता है हमें नहीं पता, तो उसको हमारे पास जो अर्हीनियस थ्योरी है वो इस बात का जवाब आपको नहीं देती है। बट द ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी एक्सप्लेन हाउ अमोनिया एक्ट एज अ बेस इन वाटर। ये ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आपको बताते हैं कि ये जो अमोनिया है ये बेस कैसे है। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्स थ्योरी ने आपको कहा था कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अमोनिया हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर है, अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वहां पे अमोनियम आयन बन जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि अमोनिया बेस्ड है। बट द ब्रॉन्स थ्योरी एक्सप्लेन हाउ अमोनिया एक्ट एज अ बेस्ड इन वाटर। अमोनिया इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। अमोनिया रूम टेम्परेचर पे आपके पास एक गैस है। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर। जब आप अमोनिया को डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर, हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अमोनिया एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा,
ये वाटर यहाँ से टूट जाएगा ना, क्योंकि वाटर अब एसिड के तौर पे एक्ट करें, ये प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन या और जब भी अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा, और साथ में आपके पास OH नेगेटिव आ रहा है। Which substance is donating proton? NH3 और वाटर? ऑफ कोर्स कौन सा सब्सटेंस आपके पास दे रहा है डोनेटिंग? वाटर आपको डोनेट कर रहा है। Which substance is प्रोटॉन एक्सेप्टर? कौन सा सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स क्या अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर। All the acid are included in Arrhenius theory are also the acid in the Bronsted theory. वो जो हमारे पास जितने भी एसिड हैं आर्हीनियस थ्योरी के, वो हमारे पास ब्रॉन्ज थ्योरी, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ना। मैं बताती हूँ, चलिए मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये वाटर आया आपके पास, अब वाटर क्या है? एसिड है। ये क्या करेगा? अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये इस तरह से H पॉजिटिव इसको दे देगा, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और ये NH4 और 7 पॉजिटिव बना देंगे। अब क्योंकि इसका एक रिमूव हो गया है, एक उधर चला गया है, तो अब हमारे पास बाकी ये OH रह जाएगा। OH आयन आपका बाकी रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से NH4 पॉजिटिव आपके पास बन जाए। और मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ, हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है? दोनों हाइड्रोजन को आपस में लिया हुआ है, ठीक। एक को तो हमने रिमूव करा दिया, अब हाइड्रोजन क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर, जो ऑक्सीजन है उसका दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर जो उसका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला तो एक हाइड्रोजन तो उससे लेना तो आसान था, दूसरा हाइड्रोजन लेना मुश्किल है, क्योंकि अब उसका फुल फोकस उस हाइड्रोजन पे। तो इस ये भी रीजन होती है कि दोबारा दूसरा हाइड्रोजन नहीं दे पाता, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। ओके, हाउएवर ऑल द बेसिस इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात है कि जितनी भी आर्हीनियस बेसिस आप पढ़ोगे, जितनी भी आर्हीनियस एसिड आप पढ़ोगे, कि आपके पास एक एसिड है और वो आर्हीनियस एसिड है। आर्हीनियस एसिड का क्या मतलब होगा? कि वो वाटर में जाके H पॉजिटिव आयन देगा। जैसे मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि एक विनीगर है, जो मैंने कहा कि हम जो विनीगर इस्तेमाल करते हैं, सिरका इस्तेमाल करते हैं घरों में फूड आइटम्स के अंदर, वो एक एसिड होता है बेसिकली। और साथ मैंने आपको एक और भी बात की थी कि एक एसिड है हमारे पास जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और वो बहुत पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि अगर आप उसका एक ड्रॉप अपने हाथ में डालोगे तो वो आपके हाथ को चीरता हुआ चला जाएगा, उसमें सुराख कर देगा। वो आपके हाथ पे ठहरेगा नहीं, एक सेकंड के लिए भी वो आपके हाथ पे नहीं ठहरेगा, वो आपके हाथ को लाइक चीरता हुआ नीचे जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग। तो ऑफ कोर्स के सारे एसिड एक जैसे नहीं है, इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे पास जो सारे एसिड्स हैं वो एक जैसे नहीं है। कुछ एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो कुछ एसिड हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे उसी बात आगे हम स्ट्रेंथ पे बात करें कि हमारे जो एसिड हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, या हमें कैसे पता लगेगा कि एक एसिड की क्या स्ट्रेंथ होगी। आइए हम देख लेते हैं। ऑल acid and base do not ionize in an aqueous solution to the same degree. तमाम एसिड और जो बेस हैं वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज नहीं होते सेम डिग्री के लिहाज। सेम डिग्री का मतलब है एक जितने, कुछ बहुत ज्यादा आयोनाइज हो जाएंगे, कुछ थोड़े से कम आयोनाइज हो जाएंगे। All acid and the bases do not ionize in an aqueous solution to the same degree. जितने भी एसिड और बेस हैं वो कि सेम डिग्री में आयोनाइज नहीं होते। जो ज्यादा आयोनाइज हो जाएंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कम आयोनाइज होंगे वो कम स्ट्रॉन्ग होंगे। Therefore they have a different strength. इसी वजह से हम कहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, उनकी ताकत डिफरेंट है। We have a हम सबसे पहले एसिड और बेस पे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एसिड्स हैं। An acid that ionizes completely in an aqueous solution, वो एसिड जो aqueous solution के अंदर यानी वाटर के अंदर completely ionized हो जाए, that is called as strong acid, उसे आप strong acid कहोगे।
इसमें आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं, HNO3 जिसे आप नाइट्रिक एसिड बोलते हो, एंड यू हैव H2SO4 जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आयोनाइज्ड 100%, यानी कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज्ड इन वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। या आपके पास ये तीनों एग्जांपल्स हैं। HCl है तो वाटर के अंदर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो वाटर H पॉजिटिव और NO3 में कन्वर्ट होगा। देन वी हैव एन H2SO4, वो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। एसिड दैट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन एन एक्वस सॉल्यूशन, वो एसिड जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करते अपने एक्वस सॉल्यूशन में, यानी वो इसी फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, इस H पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में नहीं जाते हैं, उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। Fewer molecules of weak acid ionize in water, वीक एसिड के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज तो वो होंगे ना, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करेंगे कि वो एसिड है। कितने होंगे, क्या वो सब होंगे, क्या वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दे रहे हैं या वो कम दे रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड जिसे हम विच इज फाउंड इन अ विनेगर, जो कि आपको सिरके में मिलेगा, आयोनाइज्ड अप टू 5% इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर सिर्फ 5% ही अवेलेबल है। सो एथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, हमारे पास जो एथेनोइक एसिड है वो वीक एसिड है। ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला देन वो H पॉजिटिव और CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होगी एसिड की। अब हम बेस की बात कर लेते हैं। एसिड आल्सो डू नॉट आयोनाइज टू द सेम डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्ट, जिस तरह आपके पास एसिड है, जिस तरह आपके पास एसिड है, इसी तरह आपके पास बेस हैं जो कि वाटर में आयोनाइज नहीं होते टू द सेम एक्सटेंट। अ बेस दैट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, अ बेस दैट आयोनाइजेस कंप्लीटली उसे और 100% इन एन एक्वस सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो कि लाइक वो बेसिस जो वाटर के अंदर अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 100% आयोनाइज हो जाती हैं, सो we will call it as a strong base, यानी a base that ionizes completely और in 100%, जो कि completely ionized होते हैं या 100% ionized होते हैं in an aqueous solution is termed as a strong base, उन्हें हम strong base बोलते हैं, जिनमें आप for example you have NaOH, KOH, you have an NaOH, KOH, CaOH2, NaOH, KOH, COH को they are the strong bases. सेकेंडली हमारे पास आएगा NaOH, H2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एंड वी हैव अ KOH जो कि सेकेंडली आपके पास बेस है। ये भी क्या करेगी, ये भी आपको क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग बेस में आएगी, इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये आपको OH नेगेटिव देगी। A base that ionizes to a little extent is called as a base that ionizes to a little extent is called as a weak base. हमारे पास वो बेस जो कि बहुत कम एक्सटेंट में आयोनाइज्ड हो, वो कम आयंस प्रोड्यूस्ड करे, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास वीक बेस होगी। जैसे कि हमारे पास वो आपको OH नेगेटिव आयन ज़्यादा देगा। NH3 आयन्स आर द वीक बेसिस, अमोनिया आपके पास वीक बेसिस होगा। एक और टर्म आपके पास आती है अल्किल। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट तरह के आपके पास बेसिस होते हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास बेसिस होते हैं, तो वो जो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होती है उसे हम अल्कली कहते हैं। हर बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, जो वाटर में सॉल्युबल होगी उसे हम अल्कली बोलते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इसका मतलब है कि तमाम बेसिस आपके पास अल्कली नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स के अल्कली बेस ही है ओके आपके पास, विच इज एन अल्कली। KOH एंड NOH दोनों ही आपके पास अल्कली है। मेनी बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बहुत सारे बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल द कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सॉरी, इनमें OH नेगेटिव हैं, ये आपको OH नेगेटिव आयंस देते हैं, बट ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते. All the hydroxides are bases and only water soluble bases are alkalis. Many household items like soap, detergent, shampoos, toothpaste contain alkali. ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि वो बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं वो आपके पास अल्कली कहलाती हैं, और वो बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती वो अल्कली नहीं कहलाती, लेकिन स्टिल वो बेस होती हैं. मुझे बताएं, वुड यू अंडरस्टैंड दैट? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, नाउ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस. स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो H पॉजिटिव देता है. ये एक मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी बॉन्डिंग होती है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है. हमारे पास हमने 2 ही एग्जाम्पल पढ़ी ना, HCH3, CH3, C डबल बॉन्ड H. मैंने कहा कि H पॉजिटिव देगा जिस मॉलिक्यूल के अंदर अपनी बॉन्डिंग वीक होगी, यानी इसका मतलब है कि HCl की अपनी बॉन्डिंग वीक है, तभी वो H पॉजिटिव बहुत आराम से रिलीज कर रहा है. सिमिलरली हमारे पास जो CH3COH है, इसकी अपनी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. जिसे हमने देखा कि कुछ चीजें बहुत मजबूत होती हैं, वो हमारी बहुत आसानी से नहीं टूटती हैं. कुछ चीजें बहुत वीक होती हैं, वो बहुत आसानी से टूट जाती हैं. HCl है वो बहुत, अब हमने एसिड के लिहाज से क्या देखा है कि जो हमें ज्यादा H पॉजिटिव देगा. तो एक अगर आपके पास मॉलिक्यूल है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसने अपने H को बहुत आसानी से, उसने अपने एक मॉलिक्यूल है, अब ये आपने इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी आपने पढ़ी हुई है कि एक एटम्स के ज्यादा, ये सारी बॉन्डिंग आपने पढ़ी हुई है कि कुछ में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कुछ में पोलर चार्ज होता है, कुछ में नॉन पोलर होता है, कुछ में आयोनिक बॉन्ड होता है. वो सारी बॉन्डिंग उस लिहाज से आपके पास आ जाएगी. आप देखोगे कि क्या उसकी अंदर की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने सारे एटम्स बहुत जोड़ के रखते हैं. तो अगर आपने उसमें से H पॉजिटिव निकालना है तो वो मुश्किल से निकालोगे, तो वो वीक एसिड होगा बनिस्बत ऐसे कंपाउंड के जिनमें आपके पास जो इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो बहुत आसानी से, अगर आपने H लेना है तो बहुत आसानी से आप ले लोगे. सेम इज द केस आपका बेस के साथ भी होगा, जो आपको बहुत आसानी से, जिनकी अपनी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, वो बहुत आसानी से आपको अपना H पॉजिटिव दे देंगे. लेकिन जो आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया होगा वो आपको H पॉजिटिव नहीं देगा. तो ये उसकी अपनी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, और बॉन्डिंग वाला चैप्टर आप पढ़ के आ चुके हो. आपके पास डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग है और हर एटम में, हर मॉलिक्यूल में वो अप्लाई. सेकंड क्वेश्चन जो आपका था वो ये था कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा और आपके पास फिर डबल एरो. डबल एरो और आयोनाइजेशन अलग अलग चीजें, जैसे मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास जो इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल, मेरा कहने का मतलब है, जस्ट फॉर इमेजिन, आप इमेजिन कर लो, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है. ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे कि बुक में मेंशन है, और ये वीक बेस है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, तो 100 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. 100 नहीं तो एटलीस्ट 90 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. जब वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो आयोनाइज्ड होंगे, और 100 ही, यानी 90 इतने आयंस बनेंगे, 90 इतने आयंस बनेंगे, फिर वो दोबारा करेंगे, तो वो इक्विलिब्रियम 90 के दरमियान होगा. लेकिन अगर ये वीक बेस है और मैं अमोनिया के 100 मॉलिक्यूल्स ही ले रही हूँ, तो इस रिएक्शन के अंदर, अगर ये वीक बेस है और मैं अमोनिया के 100 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, तो इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास क्या होगा कि सिर्फ 40, 50, 70 मॉलिक्यूल्स या 40, 50 तक मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे. 50 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे, 50 ही अमोनियम आइंस बनेंगे, 50 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, और वो दोबारा से इक्विलिब्रियम 50 मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा. ये इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होती है.
एसिड की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के मखसूस जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वो आ जाएंगी। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स आर एज फॉलो। एसिड हैव अ सोर टेस्ट। एसिड का बहुत ही सोर यानी खट्टा टेस्ट होता है, जैसे कि आप लामन के अंदर देखें। और आपके इसके अलावा आपके पास सिट्रिक एसिड, जितने भी आपके पास खाने पीने की चीजें होंगी ना, विनीगर होता है जिनमें आपका सोर टेस्ट खट्टा टेस्ट आएगा, तो वो आपका एसिड होगा। एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड रिएक्ट विद मोस्ट मेटल्स एंड क्रूड देम। एसिड जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है और उन्हें क्रूड कर देते हैं। क्रूड जैसे जंग लगने का जो अमल होता है ना, उसको हम क्रूयन बोलते हैं। सो एसिड क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उन्हें क्रूड कर देते हैं। एसिड कंबाइन विद मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। एसिड क्या करते हैं, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया। आपने जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है उसमें आपने बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन सी चीजें आपके पास, पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से मेटल्स हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आपके पास मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपके पास मेटल्स हैं। हमने बहुत उसी में से जितने भी एसिड्स होंगे वो किसी ना किसी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके या तो सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जो हाइड्रोजन गैस है, द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। वो बबल्स के फॉर्म में आपसे बाहर निकलेगी। जिंक रिएक्ट विद अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स आ गई। पहले जिंक रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और वो बेस बना देती है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड। तो हम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे बात कर रहे थे और हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी एसिड होगा वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये तो एसिड के ऑप्शन जो मुझे लग रहे थे वो मैंने लिख दिया। इसी तरह आपके पास मेटल्स के भी ऑप्शन आ सकते हैं। कैल्शियम भी एक मेटल होती है, हमारे पास सोडियम भी एक मेटल है, और साथ फॉर एग्जांपल आप मैग्नीशियम कर, आप इनको स्वैप भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे। जो ये वाला पोर्शन है एसिड का और जो सॉल्ट है ये आपस में कंबाइन करेंगे और ये लेट्स से कैल्शियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो जाएगी। आपने इनको बैलेंस करना नहीं भूलना। देन ऑफ कोर्स आपके पास सोडियम सल्फेट है। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला है हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। इसी तरह कोई भी एसिड आपके पास किसी भी बेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं और आपके पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। जैसे हमारे पास जो एसिड होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है मेटल कार्बोनेट, तो एक तो मेटल अटैच होगी, उसके साथ कार्बोनेट ग्रुप अटैच होगा। एक तो मेटल अटैच होगी, उसके साथ कार्बोनेट ग्रुप अटैच होगा। यानी कार्बोनेट ग्रुप का कौन सा ग्रुप होता है, ये कार्बोनेट ग्रुप होता है SO3। और इसके साथ कोई ना कोई मेटल अटैच हो सकती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। और केमिकल्स को रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं होती, आप उनके नाम पर ही फोकस करेंगे। केमिकल्स को रट्टा मारने की आपको जरूरत ही नहीं होती, अगर आप उनके नाम पर ही फोकस करें तो वो आपका हो जाएगा। और वो कह रहे हैं मेटल, यानी कोई ना कोई मेटल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, यही मेटल मोस्टली होती है। और साथ कार्बोनेट, कार्बोनेट मीन्स CO3। सो एसिड होते हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ और सॉल्ट वाटर और विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। द लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बबल्स इन अ वाटर। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबलिंग करवाती है, वो जो बबलिंग पॉसिबल होती है आपके वाटर के अंदर। अब यहाँ पे के पास एग्जांपल है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देगा। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट को आप लाइमस्टोन या मार्बल भी बोलते हैं। टू प्रोड्यूस, ये जो आपके घरों में बिल्डिंग मटेरियल में जो आपके पास चूने के पत्थर इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, या जो मार्बल इस्तेमाल होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है। कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। The reaction of a metal carbonate, the reaction of metal carbonate with acid can be represented by the following chemical reactions. Okay, अब इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे विच इज अबाउट कि हमारे पास कोई भी एसिड है वो रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, कि कोई ना कोई मेटल है और उसके साथ कार्बोनेट ग्रुप अटैच है। हमारे पास एक मेटल है, उसके साथ
कार्बोनेट ग्रुप अटैच है, वो रिएक्ट कराएगा तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इट फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे बुक में जो आपके एग्जांपल्स है, लेट्स से उन्होंने एसिड लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उन्होंने रिएक्ट कराया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो अगेन जब सॉल्ट बनेगा तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन होंगी तो ये वाटर रिलीज कर देगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो कार्बोनेट है जो कि SO3 है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तो ये आपके पास सॉल्ट बनता है। सेकेंडली हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, वी हैव H2SO4। साथ ही कोई भी आप मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई प्रेफर टू से मैग्नीशियम कार्बोनेट, और वो मैग्नीशियम सॉल्ट बनेगा, वो जो ये वाला पार्ट इस पार्ट से कंबाइन करेगा, so you have a magnesium sulfate plus H2O water and you have carbon dioxide as well. नेक्स्ट रिएक्शन है, एसिड जो होते हैं वो बेसिस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। सो द बेसिस एसिड्स कंबाइंस विद द बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि एसिड आपके पास H पॉजिटिव है, बेस आपके पास OH नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी आप बेस ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो न्यूट्रलाइज कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को टू फॉर्म, तो हमारे पास क्या है कि एसिड जो है वो किसी भी बेस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बना देंगे। सिमिलरली आप उस रिएक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं बिल्कुल जनरल फॉर्म में कि हमारे पास कोई भी एसिड है, अगर वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, एसिड इज रिएक्टिंग विद द बेस एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी आप एसिड ले ले, हमने की एसिड्स पढ़े हुए हैं, सब एसिड में सेम फिनोमेना होगा, दैट यू हैव HCl, दैट यू हैव H2SO4। साथ आप बेसिस ले लेते हैं, हम बेसिस में फॉर एग्जांपल कह लूँ कि आई हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेट्स से आई हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये आपके पास ये पार्ट इस पार्ट से कंबाइन होगा, सो सिमिलरली यू हैव NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जो कि हम नॉर्मल टेबल सॉल्ट यूज करते हैं अपने कुकिंग पर्पसेस के लिए, और साथ आपका वाटर बन जाएगा। सिमिलरली यू हैव पोटाशियम सल्फेट, चार्ज को आपने बैलेंस रखना है, देन यू हैव अ वाटर एज। तो ये आपका इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड कंबाइन विद द बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स क्या करते हैं, बेसिस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइजेज द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना देगा। सिमिलरली जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंबाइन करता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बना देता है पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला कि हमारे पास एसिड बेसिस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। सो वी हैव एन HCl, sodium hydroxide, it will combine into form sodium chloride and water. Then we have a sulfuric acid, it combines with an KOH and they form K2SO4 and water. Acid rain is slightly acidic due to dissolved carbon dioxide. जो हमारे पास नॉर्मल रेन होती है वो एसिडिक नेचर होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट में मौजूद। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आपके पास इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा अमाउंट होती है। सो नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी मैनी ऑक्साइड एंटर्स द एटमोसफेयर।
ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे ऑक्साइड्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। वो जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो जो रेन होती है, रेन वाटर होता है, उस वाटर के साथ कंबाइन करते हैं और आपके पास एसिड्स बना देते हैं, विच मेक्स रेन वाटर मोर एसिडिक, जिसकी वजह से जो रेन वाटर है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, विच फॉल्स एज एन एसिड रेन। और फिर वो जब आती है तो वो ऑफ कोर्स एसिडिक नेचर होती है, तो हम उसे एसिडिक रेन बोलते हैं। एसिड रेन कंटेन डिजॉल्व नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन में आपके पास डिजॉल्व नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ड्यू टू द corrosive नेचर ऑफ एसिड, एसिड रेन कैन बी डैमेज स्ट्रक्चर्स। क्रॉस एसिड ऑफ कोर्स कि उसमें एसिड्स होते हैं, तो वो आपकी बिल्डिंग्स को, आपके स्ट्रक्चर को, आपके स्टेटसेस को, जिसमें मेटल्स होती हैं, मेटल कार्बोनेट्स होती हैं, उसमें आप कर सकते हो। या आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कोई नॉर्मल एग्जांपल बताएं जिससे हमें इस बात की समझ आ जाए। तो ये वाला जो रिएक्शन है, आप अगर सर्च करोगे तो जो ताजमहल है वो मेटल से या मार्बल से मिलकर बना हुआ है। तो जो हमारी क्या करते हैं कि हमारे पास जो जो बिल्डिंग्स होती हैं, मैंने बताया ना कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को बिल्डिंग पर्पसेस के लिए बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो जब हमारे पास बिल्डिंग पर्पसेस के लिए कैल्शियम कार्बोनेट आती है और उसके बाद जब एसिड रेन आ रही होती है, तो ये रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन, अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और सॉल्ट तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरते रहेंगे। तो इसी वजह से जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो ख़राब हो रही हैं और साथ ही कमज़ोर हो रही हैं। दोबारा मैं बता दूं कि जब हम बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स जिसकी सबसे फेमस एग्जांपल है वो ताजमहल की है। ताजमहल सारा वाइट है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मार्बल लगा हुआ है। जब हमारे पास एसिड रेन आती है तो वो उस कैल्शियम कार्ब मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। वाटर और सॉल्ट तो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो एनवायरनमेंट में चला जाता है और सॉल्ट भी हमारे पास रह जाती है। सॉल्ट का आप क्या ही मैस है, ये जो सॉल्ट है वो कितना ही स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो ताजमहल है वो ख़राब होता जा रहा है और इवन हमारी दूसरी बिल्डिंग्स भी वो भी ख़राब होती जा रही है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस, कि हमने अब तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो एसिड्स की हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बेस की प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। जो बेसिस होती हैं उनका बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट मीन्स कि वो खट्टे टेस्ट की होते हैं। खट्टे नहीं, आई मीन कड़वे कह लो। आपने कभी सोप देखा है? जो आपके सोप होते हैं, सोप होते हैं, वो बकायदा बेसिस से मिलकर बने होते हैं। तो कभी अगर आपको सोप चखने का इत्तेफाक हुआ या आपका फेस वॉश आपके मुंह में चला गया हो, तो भी आप देखिएगा कि वो बिल्कुल बिटर होता है, खट्टा हो, कड़वा होता है। बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर के कलर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ बेसिस हैव अ स्लिपरी टच। स्लिपरी टच, क्या आपको जो उनके एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो स्लिपरी टच ही होते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास, कि जो आपके पास डिटर्जेंट्स होते हैं, जितने भी वॉशिंग और क्लीनिंग के एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे के सारे बेसिस कंपाउंड ही होते हैं। तो आप खुद देख लो कि अगर आपके पास कोई भी बेसिस का एक्वस सोल्यूशन बनाओगे, या जो क्लीनिंग पर्पसेस हैं डिफरेंट तरह की आपके पास होती हैं, विच में बी द सोप, विच में बी द डिटर्जेंट, तो वो जो सारी होती हैं वो स्लिपरी टच के ही होती हैं। जब आप उनको वाटर में डिजोल्व करके अपना हाथ डालोगे तो आपको स्लिपरी ही फील होगा। नेक्स्ट वही न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन जो हमने एसिड में पढ़ा था, वो आप बेस में ही पढ़ोगे कि जो बेसिस होती हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, सॉल्ट और वाटर बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो बेसिस होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं अमोनिया सॉल्ट्स में। बेसिस क्या करती हैं, अमोनिया सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती हैं, सॉल्ट, अमोनिया और वाटर बना देती है। ओके, लेट मी, कि अमोनिया सॉल्ट का क्या मतलब है, जो बेस होगा वो अमोनिया सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। अमोनियम, यानी एक तो ये अमोनियम तो साथ प्रेजेंट होगा, इसका कोई ना कोई सॉल्ट हो सकता है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, अब सॉल्ट बनाएगा अमोनिया और वाटर। सॉल्ट साथ में अमोनिया गैस और वाटर, ये जनरल रिएक्शन है। अब आप कोई भी बेस ले लो, लेट्स से इफ आई प्रेफर टू से मैं एन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रही हूँ और वो रिएक्ट करेगा सोडियम सॉल्ट के साथ। लेट्स सोडियम क्लोराइड आप ले लो और ये आपके पास ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कंबाइन होंगे, सॉरी नहीं, सॉरी, ये और ये पार्ट आपस में कंबाइन होंगे। सो वी हैव NaCl। जो ये वाली है ये NH4 है ना, तो ये अमोनिया बन के इवॉल्व हो जाएगी NH3।
अमोनिया बन के इवॉल्व हो जाएगी और जो हाइड्रोजन है ये इसको दे देगी और हमारे पास एक वाटर बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कैरी आउट होगा। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं, हमारे पास आप कोई और बेस सजेस्ट कर लो, सो यू कैन हैव अ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आप लेट्स से हम अमोनियम के साथ, अब आप लेट्स से आप सल्फेट यूज कर रहे हो SO4, तो ये आपस में कंबाइन करेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा और ये आपके पास अमोनिया बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अमोनिया और वाटर तो सेम है, बाकी चीजें कंबाइन हो रही, ठीक है। ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के बारे में, ऑक्साइड एज द नेम इंडिकेट आपके साथ ऑक्सीजन अटैच है, और हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब है कि हाइड्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। ये कंपाउंड्स आपके पास आ जाते हैं। Bases and hydroxides of the metal consist of oxides and hydroxides of the metal. मेटालिक ऑक्साइड, अब जैसे कि नाम आपको रिप्रेजेंट करे, एक तो मेटल, मेटल में कौन से ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स आपके पास मेटल्स हैं। तो ये जो मेटल्स है उनके साथ ऑक्साइड्स हैं, दे आर द कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं डेट आर फॉर्म, जो कि बनते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। कि आप कोई भी मेटल ले लो, जैसे कि आप सोडियम यहाँ पे मेंशन है, मैग्नीशियम मेंशन है, लेट्स से कि मैं कैल्शियम ले लेती हूँ, और मैं कैल्शियम का कोई भी मेटल का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज द मेटालिक ऑक्साइड। हम क्या कर रहे हैं, हम मेटल्स को रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, सो वी आर रिएक्टिंग मेटल्स विद द ऑक्सीजन। हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिन्हें हम मेटल ऑक्साइड कह रहे हैं। यहाँ पे उन्हें सोडियम और मैग्नीशियम की एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल द सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा। सिमिलरली द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद, और इग्निशन, इग्निशन का मतलब होता है जलना, तो दे आर इग्निशन इन एयर बर्न्स प्रोड्यूसिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, जो हम एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, जो हम पटाखे यूज करते हैं, वो सारे यही होते हैं। हमारे पास वो जो मैग्नीशियम या जो सोडियम के ही कंपाउंड्स होते हैं, और जब आप उसे हवा में डालते हो, यानी जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं और वो बर्न होती है, इग्निशन होती है। When मेटल ऑक्साइड डिजोल्व, अब आगे हमने मेटल ऑक्साइड बना लिया, अब हम इन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व करेंगे, रिजल्टिंग इन केटाइन, मेटल केटाइन। जब आप इसको मेटल में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास मेटल केटाइंस बनेंगे और ऑक्साइड आयंस बनेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, बिकॉज ऑक्साइड आयंस आर अनस्टेबल। जो नॉर्मली आप बच्चे यूज करते हैं जलाने वाले पटाखे, बर्निंग कोई भी सब्सटेंस होते हैं, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, बिकॉज ऑक्साइड्स आयंस आर अनस्टेबल इन वाटर। जो हमारे पास ऑक्साइड्स के आयंस हैं वो वाटर में अनस्टेबल होते हैं, एंड दे इमीडिएटली एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम हाइड्रोक्साइड आयन। वो जो ऑक्साइड के आयन है, ये जब आप फॉर एग्जांपल इसमें डालोगे, लेट मी एक्सप्लेन इट ऑन द बोर्ड, कि आपके पास मेटल्स होंगे, वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, जिनमें आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप इसे क्या करोगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे। वाटर मींस यू हैव H पॉजिटिव आयंस। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं बेसिकली ये आपस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये आपस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये वाला कंपाउंड और ये जो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है ये आपस में मिलकर हाइड्रो ऑक्साइड्स बना देंगे। ये इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे। इसमें भी आपके पास H2O वाटर है, तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। पहले आपके पास मेटल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ
मेटल्स आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो ये जो आपके पास कंपाउंड है दे आर कॉल्ड एज मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो जो ऑक्सीजन है वो आगे जाके यहाँ पे ये आपको कहलाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। जो ये कंपाउंड है ये आपके पास है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। दीज आर द मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ओके सॉरी। सो यहाँ पे ये आपके पास मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे। अब बात क्या है कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर का क्या मतलब है कि ये एज एन बेस की प्रॉपर्टी के तौर पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। एज एन बेस की प्रॉपर्टी के तौर पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज जो कि एक बेस की अंदर होती हैं वो इनके अंदर होती हैं। सो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स and hydroxides are very basic in nature. They show the characteristics property of bases. कि ये क्या करते हैं, जो आपके पास characteristics property है basis की वही show करते हैं। However, some metal oxides and hydroxides do not dissolve in water. कुछ metal के oxides और hydroxide water में dissolve नहीं होते, but they behave in chemical reaction like both acids and bases. तो metal oxide and hydroxides are called amphoteric. एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोनों की जैसी प्रॉपर्टी शो करना। लेकिन एक तो एसिड हो गया, एक तो बेस हो गया। एसिड और बेस दोनों की जो है प्रॉपर्टीज को शो करना एक ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि सिचुएशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। एक तो हमारे पास एसिड आ गया, दूसरी हमारे पास बेस आ गया, तीसरी एक ऐसी कैटेगरी भी केमिकल्स की होती है जो हमारे पास सिचुएशन पे हो रही होती है। आप उसको वो एसिड के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो बेस के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है? ऐसे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो बेस की तरह भी शो करते हैं और एसिड की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। उन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।